गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम प्लांट फिजियोलॉजी में प्लाज्मोलाइसिस यानी जीवद्रव्य कुंचन के संदर्भ में पढ़ेंगे। प्लाज्मोलाइसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि ऑस्मोसिस से संबंध रखती है। जब कोई भी विलयन है अर्धपारगम्य झिल्ली से अंदर या बाहर जाता है तो उसी की से ही ये घटनाएं घटित होती हैं, जो कि हम इसके अंदर है जो कई चीज़ें पढ़ेंगे। प्लाज्मोलाइसिस भी पढ़ेंगे और इसमें यानी कि ऑब्जर्वेशन किस प्रकार से यानी कि होता है। तो प्लाज्मोलाइसिस के अंदर है जो यह है जो अति प्रयासरी विलयन में रखी कोशिका यानी कि हाइपरटोनिक जो सॉल्यूशन होता है या विलयन उसके अंदर रखते हैं। तो जब क्या होता है कि कोशिका के अंदर से जल बाहर की तरफ आ जाता है और जल बाहर आ जाता है तो इसको हमें जो कहने का मतलब प्लाज्मोलाइटिक कंडीशन में रखते हैं। तो बहिपरासरण इससे को कहते हैं। बहिपरासरण से जीवद्रव्य संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग हो जाता है और इस प्रकार का जीवद्रव्य कुंचन यानी प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। कोशिका को द्रव्य कुंचन प्लाज्मोलाइसिस कोशिका कहते हैं। और इसी के अंदर है जो कोशिका में संकुचित जीवद्रव्य का भित्ति के मध्य का स्थान बाह्य विलयन से भरा रहता है। यानी कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात इसमें समझने की बात है कि जब बाहर से कोई विलयन अंदर कोशिका में जाता है तो प्लाज्मा झिल्ली सेल वाल से हट कर के और संकुचित हो जाती है। लेकिन सेल वाल एक मृत पदार्थ होने के कारण वह अपने निश्चित स्थान पर ही रहता है। तो उसके दोनों के बीच में प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वाल के बीच में स्पेस खाली नहीं रहता। अतः उस स्थान में है जो बाह्य जो विलयन है यानी बाहर की तरफ जो अंदर आता है वह उसके अंदर भर जाता है। तो ये देखने की बात यह है कि इस स्थिति में जीवद्रव्य गोल स्फीरिकल हो जाता है और कोशिका को सलत कोशिका यानी फ्लैसिड सेल कहते हैं। तो इस प्रकार से जो होता है यह जीवद्रव्य कंसुसन होता है। कई बार फिर क्या करते हैं कि इस प्रकार की कोशिका को अगर हम पुनः यानी कि जो कम सांद्रता वाले विलयन के अंतर्गत हम रख देते हैं तो वहाँ पर क्या होगा कि यह पूरा फ्लैसिड कंडीशन के अंदर यानी कि आ जाते हैं। और फ्लैसिड कंडीशन में आने के कारण यह है जो पूर्ण रूप से फूल जाते हैं और फूल करके यह है जो ऐसी कंडीशन में रहते हैं ताकि इसमें देखने की स्थिति में रहते हैं। हम अगर इसको देखें तो ये देखिएगा कि ये ड्राई है कंडीशन सीड्स की जो बीकर में रखी है, ड्राई रेजिन है। इसके अंदर हम देखते हैं तो एंडोस्मोसिस हो गया, ऑस्वेल हो गए और इसमें वापस हम इसको है जो शुगर सॉल्यूशन में रख दिया तो इसको यह एक्जोस्मोसिस यानी श्रिंक हो गया। तो ये कंडीशन है। ये नॉर्मल सेल्स हैं। फिर ये दूसरी कंडीशन इसके अंदर सोल वैक्यूल है, ये फ्लैसिड हो। और ये दूसरी और है जो यह काफ़ी यह संकुचित प्लाज्मोलाइसिस इसमें हो गया। तो यह कंडीशन है जो प्लाज्मोलाइसिस की कंडीशन। तो इसमें दो स्थितियां यानी कि विशेष रूप से हमारे को मिलती हैं जिसको हम एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस के नाम से जानते हैं। एंडोस्मोसिस में क्या है, पानी बाहर से अंदर की तरफ यानी कि जाता है और एक्सोस्मोसिस के अंदर क्या होता है, अंदर से बाहर की तरफ निकलता है। तो इसको हम है जो कहने का मतलब एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस करें। आप प्रैक्टिकल के अंदर है जो आलू की वह है यानी कि एक ऑस्मोस्कोप की सहायता से इसको भली भांति
समझेंगे प्रैक्टिकल के अंदर, और समझ करके आप है जो इसको देखेंगे कि किस प्रकार से है जो यह है कार्य करता है। नेक्स्ट आता है हमारा इसके अंदर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर बाय प्लांट्स। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी कि एस्पेक्ट्स है। ज़मीन है, सॉइल है, और सॉइल, इसमें सॉइल वाटर का रिलेशन से रहता है। तो ऊपर बरसात का पानी होता है जो ज़मीन के अंदर नीचे परकोलेट होकर के चला जाता है, यानी कि जो सॉइल के अंदर जो छिद्र होते हैं उनकी सहायता से जो भी पानी रेन वाटर होता है धीरे धीरे नीचे लीचिंग होती है। ऐसी स्थिति के अंतर्गत जो पौधे हैं उन पौधों को पानी मिलता है, और वह पानी है जो हम ये कहते हैं कि भाई बरसात हो गई है तो अब जो हरियाली आ जाएगी। इसका मतलब क्या होता है कि पानी जब नीचे जाता है तो कुछ मिनरल्स को भी डिजोल्व करता है। जब मिनरल्स डिजोल्व करता है तो वो जो केमिकल फॉर्म है जो इलेक्ट्रोलाइटिक फॉर्म के अंदर यानी कि आ जाता है। तो इसी को क्या है कि हम है जो कई तरीके से हैं जो पानी देते, इरिगेशन के रूप में भी देते हैं, टेबल वाटर के जल स्तर है जो जिससे बढ़ता है और उसी से भी होल्ड होता है। होलार्ड मृदा में उपस्थित कुल जल की मात्रा को होलार्ड यानी होलार्ड कहते हैं। इस जल की यानी कि होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है उसको उसी से होलार्ड कहते हैं। इस जल से पादपों द्वारा अवशोषित जल को हम केसार्ड CHESARD केसार्ड कहते हैं। यानी कि जो जल अंदर होलार्ड में है उसको जो पादप है जो बाहर निकालते यानी अवशोषित करते हैं कहते हैं। जल जो पादपों द्वारा अवशोषित नहीं किया जाता है उसी को इकार्ड कहते हैं। 3 प्रकार के वर्ड यहाँ पर हमने काम में लिए पानी के संदर्भ में। जो पहला है होलार्ड यानी कि टोटल अमाउंट ऑफ द वाटर विच इज प्रेजेंट इन द सॉयल। देन चेसार्ड या केसार्ड वो होता है जो पादप जल को अवशोषित करते हैं। रिमेनिंग वाटर जो अवशोषित रहता है जो ज़मीन में ही रहता है उसको इकार्ड वाटर के नाम से जानते हैं। तो ये 3 प्रकार के वाटर हैं जो कि इसके अंदर है जो मिलते हैं। अब हम देखते हैं कि जल का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल मॉइस्चर। ये तो ऐसा है ही नहीं कि भाई हर जगह पर हर तरीके का जल मिलता है, ये नहीं है, लेकिन हम इसको देखते हैं कि किस प्रकार का जल मिलता है। एक वह जल होता है जो रन ऑफ वाटर यानी कि बरसात आई और रन कर गया। भारी वर्षा अथवा सिंचाई के बाद जल मृदा की सतह पर बहता है रहता है तथा यह पादपों को उपलब्ध नहीं होता तथा इस जल को वाह जल या रनवे और द रन ऑफ वाटर कहते हैं। यानी कि ऐसा जल जो ज़मीन पर तो है लेकिन पौधों के लिए अवेलेबल नहीं होता और बह करके चला जाता है, बाढ़ के रूप में चला जाता है, तो उसको रन ऑफ वाटर कहते हैं। दूसरा प्रकार का है ग्रेविटेशनल वाटर। भारी वर्षा अथवा सिंचाई के बाद मृदा अस्थायी रूप से संतृप्त हो जाती है यानी कि सेचुरेट हो जाती है, तो यह जल जल्द ही गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे ज़मीन में चला जाता है परकोलेशन की सहायता से, और ये 2-3 दिन में यह संपूर्ण जल बहुत ही गहराई में पहुंच जाता है। मृदा का ऊपरी स्तर सुपर यानी होरिजन होता है, कोशिका रंध्रों द्वारा पुनः वायु द्वारा भर जाते हैं, और यदि इस गुरुत्व जल अधिक दिनों के तक मृदा में ठहर जाता है तो यह हानिकारक रहता है। यानी कि कई बार आपने देखा होगा कि हम बरसात के सीज़न में या गमलों के अंदर पानी ज़्यादा दे देते हैं तो उसके अंदर क्या है कि पानी होल्ड हो जाता है, गमलों में होल्ड हो जाता है, और उसके कारण क्या है कि पौधे नीचे से गलना चालू हो जाते हैं। तो ये कि इस तरह से ग्रेविटेशनल वाटर की वजह से ही ऐसा है। इसलिए क्या है कि पौधों के अंदर पानी भी है जो
एक नियमित और नियत समय के अनुसार ही देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मनमाई जब भी उठाई और पानी है जो दे दिया, अपने हिसाब से पानी नहीं है, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पानी देना चाहिए। और पौधे भी ये अलग अलग नेचर के होते हैं, जिनमें सेकुलेंट प्लांट्स में बहुत कम पानी चाहिए, शेडी एरिया के अंदर बहुत कम पानी चाहिए, और धूप के अंदर अगर पौधे होते हैं तो उनको ज़्यादा पानी चाहिए, जो ज़मीन में होते हैं तो ज़्यादा पानी चाहिए, पोटेड प्लांट्स के अंदर कम पानी चाहिए। ये इसमें निर्भर करता है कि आप किस तरीके की नेचर के पौधे आपके घर में लगे हुए हैं या एग्रीकल्चर किस प्रकार की है। तीसरा है हमारे पास कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर है जो गुरुत्व जल के बह जाने के बाद भी कुछ जल मृदा कणों पर झिल्ली के रूप में नॉन कोलाइडिस छोटे मृदा कणों एवं छोटे कोशिका रंध्रों के मध्य में पाया जाता है। यानी कि इस प्रकार का जो वाटर होता है विच इज़ प्रेजेंट इन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द सॉयल पार्टिकल्स हैं, और जो कैपिलरी की तरह काम करते हैं। यह जल पादपों को सरलता से प्राप्त होता है तथा ये कोशिका जल या कैपिलरी वाटर कहते हैं, कुछ कहते हैं। और तो मृदा की इस स्थिति को मृदा जल धारिता या फील्ड कैपेसिटी कहते हैं। तो ये है जो इसमें है जो हम देखते हैं कि मिलते हैं। दूसरी बात है आर्द्रता ग्राही जल, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। वायु शुष्क कोलाइडी मृदा कणों द्वारा संसंजन बल से अनुबंध जल को आर्द्रता ग्राही जल यानी हाइग्रोस्कोपिक वाटर कहते हैं। सामान्यतः ये जल पौधों द्वारा अवशोषित नहीं किया जाता है, यानी कि इस प्रकार का जल होता है जो एक ठोस के रूप के अंदर यानी बर्फ़ के रूप में होता है। तो इस प्रकार से वो है जो काफ़ी अधिक मात्रा में होता है और उसको हमें जो नहीं यूज कर सकते। तो ये इस प्रकार के जल होते हैं जो कि दिक्कत करते हैं और यह भी पौधे को गलाने का काम करते हैं। रासायनिक बंधित जल, रासायनिक बंधित जल का मतलब ये होता है कि कोई भी जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं वह उनको कंपाउंड फॉर्म के अंदर यानी उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार के जो जल होता है उसको हम है जो केमिकल जल के रूप में कहते हैं, जैसे सिलिकॉन है, आयरन है, एल्यूमिनियम है और भी दूसरे हैं जिनके आधार पर है जो ये जल बंधित होता है। इस जल का है जो उपलब्धता पौधों को नहीं होती है। तो इसी आधार पर हम ये देखते हैं कि पौधों के लिए मात्र कैपिलरी वाटर यानी कैपिलरी है जो वही उपयोगी है, उसके अलावा जो रन ऑफ वाटर भी नहीं है, ग्रेविटेशनल भी नहीं है, आदि हाइग्रोस्कोपिक वाटर भी काम का नहीं है और यानी कि केमिकली बाउंड भी नहीं है। तो ये डिफरेंट टाइप के जो पानी की उपलब्धता है वह इसके लिए काम की नहीं होती है। तो इन चीज़ों को हमें देखते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट है हमारे पास द रूट सिस्टम एंड द वाटर एब्जॉर्प्शन। वाटर एब्जॉर्प्शन क्या है? रूट सिस्टम यानी कि जड़ होती है जो सामान्यतः देखा होगा आपने, चाहे मोनोकोट हो, चाहे डाइकोट हो, चाहे आपके जिम्नोस्पर्म हो या टेरिडोफाइट्स हो, कोई भी है, उनकी सभी की जड़ें ज़मीन की नीचे की तरफ जाती हैं और वो है ज़मीन की तरफ जाती हैं। तो इनके अंदर जी यानी कि कुछ दूरी के ऊपर विशेष रूप से यानी कि भाग होते हैं जो डिवाइडेड कहते हैं। ये है मूल ही है जो वह है जो शीर्ष भाग होता है जो कि जल एवं खनिजों का अवशोषण करते हैं। जो कुछ भाग है जो मूल टिप पोर्शन से थोड़ा ऊपर होता है जिसको कि अवशोषित भाग कहते हैं। इसके अंदर मूल शीर्ष होती है उसको रूट टिप होते हैं, उसको हम स्पष्ट रूप से मूल प्रदेश होते हैं यथा जैसे रूट कैप यानी कि सबसे नीचे रूट कैप होती है जो मूल की मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को सुरक्षा प्रदान करती है, युद्ध सुगम करती है। दूसरा विभुज्योत की उत्तक यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विच इज फलाव यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं जो रूट कैप के बाद के अंदर पाए जाते हैं, जो पहले भी हमने आप डिस्कस इसमें किया है। मूल गोप के ठीक पीछे ऊपर होता है और इस क्षेत्र की कोशिकाएं सक्रिय रूप से विभाजित होती रहती हैं।
दीर्घीकरण क्षेत्र, दीर्घीकरण यानी कि कोशिकाएं लंबवत इसके अंदर यानी कि बढ़ती रहती हैं, रीजन ऑफ सेल इलोंगेशन, और बढ़ती हैं और उसमें जो काफ़ी बड़ी बड़ी कोशिकाएं हो जाती हैं और इलोंगेट सेल्स हो जाती हैं। चौथा होता है मूल रोम क्षेत्र, रूट हेयर क्षेत्र जिसको कहते हैं, जोन कहते हैं, और यह बहुत ही उपयोगी होता है एब्जॉर्प्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। मूल रोम हेयर एक पतली रोम समान मूलीय त्वचा यानी एपिब्लेमा सेल्स कोशिकाओं की अति वृद्धि के कारण मूल रोम बनते हैं, यानी एक कोशिकीय होते हैं ये। पादप का मुख्य अवशोषी अंग होता है ये वाला भाग है जो, और इसी की संख्या विभिन्न प्रजातियों में भिन्न भिन्न होती है। जल अवशोषण मूल रोम की अनुपस्थिति में भी होता है। उदाहरण के लिए शकरकंद यानी कि शकरकंद का बल्ब बन जाता है रूट के अंदर। घनकंद कोरम होता है। राइजोम्स हैं यानी अपस्थानिक मूले हैं, इनमें भी जल के अवशोषण है जो होते। जिम्नोस्पर्म में है, मूल रोम्स से नहीं होता है, तो जड़ें हैं जो डायरेक्ट अवशोषित कर लेती हैं। तो इस प्रकार से है जो एब्जॉर्प्शन से यानी कि होती हैं, और जो कि इस डायग्राम के अंदर आप है जो अच्छी तरह भली भांति है जो इसको देख सकते हैं, और यह इसमें काफ़ी स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रहा है। इसी के बाद में हम ये देखते हैं कि यह है एब्जॉर्प्शन है जो दो प्रकार का यानी कि होता है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन एंड पैसिव एब्जॉर्प्शन। एक्टिव एब्जॉर्प्शन है जो सक्रिय एब्जॉर्प्शन कहते हैं इसको, ये दो प्रकार के होते हैं। परासरणी प्रकार द्वारा जल का सक्रिय एब्जॉर्प्शन, एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर थ्रू द ऑस्मोटिक मैकेनिज्म। ऑस्मोटिक मैकेनिज्म के द्वारा जो डीपीडी डिफ्यूजन प्रेशर दो के द्वारा जो जाइलम के रसायनों से यानी अवशोषित किया जाता है, उसी को हम है जो इसी के अंतर्गत रखते हैं, और वलकुट के माध्यम से जाकर के ये आगे जाइलम तक पहुंच जाता है। दूसरा है एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर थ्रू दी नॉन ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। नॉन ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन कारण यानी कि कारकों के कारण भी यह है जो आगे बढ़ता है और होता है। पैसिव एब्जॉर्प्शन है जो ऑटोमेटिक निष्क्रिय है, जो डीपीडी ऑटोमेटिक डेवलप होता है, और यह है जो इसमें अवशोषण होता रहता है। तो इस प्रकार से है, जैसे यह मूल रोम है, मूल रोम है, मूल रोम से रूटी हेयर, मूल रोम वाटर है, ये मिनरल के साथ में अवशोषित होता है, इसके डायरेक्शन में जा रहा है। यह है जो एंडोस्मोसिस एक्सोसिस प्रक्रिया जारी है, यह एंडोडर्मिस से है। फिर उसके बाद के अंदर ये जाइलम में चला गया, जाइलम से ये ऊपर यानी कि पत्तियों तक चला जाता है। तो इस प्रकार की जो कंडीशन से हैं जिसके आधार पर है जो वाटर अवशोषित किया जाता है। थैंक यू।